हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम सब फिर से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो तीसरा पार्ट है हम लोग वो देखेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बना लिए। तो माइक्रोस्पोर में हम लोगों ने परागकण और मेगास्पोरोजेंसिस में भ्रूण कोश बनाया। अब ये परागकण क्या है? इसे नर युग्मकोद्भिद और ये मादा युग्मकोद्भिद। तो हम लोगों ने देख लिया कि इन दोनों में नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे बनते हैं। तो नर युग्मक और इसमें मादा युग्मक, जैसा कि अब जानते हैं आपकी जो नर युग्मक है और मादा युग्मक दोनों को मिलने को संयुग्मन कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। और जो पौधों में जो सिनगेमी होता है उसके लिए एक और प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले परागण देखते हैं। परागण किसे कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन। तो परागण के लिए एक चित्र बना लेते हैं जल्दी से हम लोग। ये हमने एक पराग कोश बना दिया, इसका ये फिलामेंट है ये, और इस पूरे को हम एंथर कहते हैं। और यहाँ बना दी एक पिस्टिल या इसका स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, और ये हो गया पराग कोश। अब ये पराग कोश जब परिपक्व हो जाता है तो स्फुटित होता है बहुत सारे परागकण इससे निकलते हैं। परागकण का पराग कोश से स्त्री केसर के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो परागण की जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम और विस्तृत से पढ़ते हैं। परागण के प्रकार या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है स्वयुग्मन, जिसे ऑटोगेमी और समपुष्पी परागण। दूसरा समपुष्पी परागण जिसे जिटोनोगेमी कहते हैं। और तीसरा है परपरागण जिसे जीनोगेमी। तो ये तीन टाइप हैं। इसमें पहला हम लोग स्टडी कर लेते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन उन पौधों में होता है जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी पुष्प हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये इसका स्त्री केसर और ये इसका पुंकेसर। जब दोनों द्विलिंगी पुष्प में जब दोनों साथ साथ पहली बात द्विलिंगी होते हैं और साथ साथ परिपक्व होते हैं, तब इसका परागकण इसके ऊपर आ जाता है। मतलब उसी पुष्प का पराग कोश या परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वयुग्मन या इसी स्वपरागण भी कहते हैं। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये जो स्वपरागण है इसके लिए 3 बातें, एक तो द्विलिंगी पौधा होता है, द्विलिंगी के साथ साथ जो होमोगैमी या सपक्वता साथ साथ स्फुटित होते हैं, और तीसरी जो खास बात है वो क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी वास्तव में जो कई जातियों में जो पुष्प होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिससे एक को हम उन्मील और दूसरे को अनुन्मील। उन्मील और अनुन्मील परागणी पुष्प, परागणी पुष्प इसको अंग्रेजी में कैज़्मोगेमी और इसको इंग्लिश में क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। वास्तव में इसको चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये एक ही वृक्ष पर 2 तरह के पुष्प आते हैं, एक में तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, जैसे सामान्य फ्लावर होता है, और जो दूसरे पुष्प होते हैं वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी इसमें भी साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री क्लोज्ड होते हैं, बंधे होते हैं। ये कभी खिलते नहीं हैं, कभी खिलते नहीं हैं। मतलब है ये इसके दल बायदल ओपन नहीं होते, जबकि इसका जो दूसरा फ्लावर है ये आम फ्लावर की तरह से ओपन होता है। और जो आम फ्लावर की तरह ओपन होता है उसमें स्वयुग्मन भी हो सकता है और परपरागण भी होता है। इसमें जो संभावनाएं हैं वो पूर्णतः स्वयुग्मन की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन यहाँ जो क्लोजली बाउंड है, जो खिलता नहीं है, इसमें स्वपरागण ही होता है। इसका जो परागकोश है जब वो स्फुटित हो जाता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, जिससे परागण की क्रिया, स्वपरागण क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं उसे हम अनुन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है कोमेलिना, जिसे कनकौवा भी कहते हैं। दूसरा ऑक्जेलिस, जिसे हिंदी में खट्टी बूटी। और तीसरा वायोला, जिसे वायोला ही लिख लीजिए, वायोला कहते हैं। ये 3 पुष्प हैं जिसमें जो फ्लावर होता है 2 तरह के लिखते हैं, उन्मील फ्लावर और अनुन्मील फ्लावर। उन्मील फ्लावर फिर से समझ लीजिए, उन्मील फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो आम फ्लावर की तरह खिलते हैं, इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों की संभावनाएं होती हैं। और अनुन्मील जो फ्लावर होते हैं वो खिलते ही नहीं हैं, तो उसमें स्वपरागण या स्वयुग्मन ही होता है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जो दूसरा टाइप है जिसे समपुष्पी परागण या इसका नाम है जिटोनोगेमी। ये जो जिटोनोगेमी है, इसमें भी जो परागण की प्रक्रिया है वास्तव में ये डायोसियस प्लांट होते हैं। एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मान लीजिए ये एक फ्लावर है जिसपे मेल फ्लावर उगे हुए हैं, और दूसरा फ्लावर यहाँ पे है जिसमें सिर्फ वर्तिकाग्र है। तो इस फ्लावर का जो परागकोश है, इसका परागकण इसी फ्लावर के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इस क्रिया को समपुष्पी परागण कहते हैं। अब यहां देखिए 2 चीजें हैं।
जो स्वपरागण होता है उसमें उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, मतलब ये कारकी रूप से पर परागण दर्शा रहा है, पर परागण। लेकिन आनुवंशिक रूप से ये ऑटोगोमी स्वयुग्मन को दर्शा रहा है। मतलब आनुवंशिक रूप से, पेड़ तो वही है ना, सेम पेड़ है, और इसका जो आनुवंशिक संरचना है दोनों फ्लावर की सेम है, तो आनुवंशिक रूप से ये स्वयुग्मन या सेल्फ पॉलिनेशन और कारकी रूप से ये पर परागण को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं, परागण के तीसरी टाइप जिसे जीनोगेमी कहते हैं। पर परागण या परनिसेशन, पर परागण या जीनोगेमी, इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। पॉलिनेशन, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें दोनों जो पुष्प होते हैं अलग अलग पौधे पे लगे होते हैं। जैसे ये, अब ये एक लिंगी या दो लिंगी दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए पुष्प है, इसमें ये हम इसको दो लिंगी बना देते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, और यहाँ दूसरा पुष्प है, इसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इसमें है। ऐसी कंडीशन में अगर इसका परागकण इसके ऊपर और इसका परागकण इसके ऊपर आता है, मतलब एक दूसरे पौधे, मतलब आनुवंशिक रूप से अगर दोनों पुष्प में भिन्नता है, तो पराग कोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं या जीनोगेमी कहते हैं। तो यहाँ खास बात यह है कि ये आनुवंशिक रूप से भिन्न है। हम लोग अब देख लेते हैं कि ये जो परागकण हैं, ये परागकण वास्तव में चल तो सकते नहीं, फिर ये मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के पास कैसे पहुंचते हैं? स्वयुग्मन तो मान लीजिए थोड़ा बहुत संभव है, लेकिन पर परागण में जहाँ एक पौधा दूर है दूसरा पौधा पास में है, तो उनके बीच में परागण का स्थानांतरण कैसे होता है? परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचाने का काम कुछ एजेंट या कारक या अभिकर्मक करते हैं। ताकि हम लोग इसको देखते हैं। परागण के कारक या अभिकर्मक, जिसे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी कहते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या एजेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, जैविक और अजैविक, जिसे हम बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं। देख लेते हैं, जैविक कारक या जैविक एजेंट या और अजैविक एजेंट होते हैं। अजैविक जो एजेंट होते हैं उसमें वायु और जल, वायु द्वारा परागण और जल द्वारा परागण होता है। वायु परागण को एनिमोफिली कहते हैं और जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली। जैविक में एनिमल आते हैं या जंतु द्वारा परागण, जिसे जूफिली कहते हैं। जूफिली कहते हैं। तो जो जूफिली है इसका जो अनुपात है इन दोनों से कहीं ज़्यादा होता है, मतलब कहते हैं जंतुओं द्वारा ज़्यादा पौधों में परागण होता है तुलना में अजैविक एजेंट्स है।
जो अजैविक एजेंट्स होते हैं वे संयोगात्मक होते हैं, अनिश्चयतक होता है। अगर ये पानी वहाँ से जा रहा है, जाएगा, या हवा के द्वारा परागण पहुँच सकता भी, नहीं पहुँच सकता, तो इसे हम संयोगात्मक कहते हैं। तो हम 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। पहला हम लोग अजैविक एजेंट देखेंगे। या वायु द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें परागकण वायु के माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र पहुंचता है, इसे हम वायु परागण कहते हैं। इसके अंतर्गत जो परागकण है, परागकण, इसकी जो बनावट होती है कुछ ऐसी होती है कि वो आसानी से हवा में उड़ जाए। तो हवा में उड़ने के लिए इसमें खास करके इस पहली बात तो जैसे कि हमने बताया कि ये एक संयोगात्मक क्रिया है या अनिश्चयात्मक है। अनिश्चयात्मक में क्या होता है कि जो परागण होते हैं उनका ह्रास ज़्यादा होता है, वो उनका नुकसान ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रकृति ने इनकी संख्या ज़्यादा बना दी। जब ये परागकण निकलते हैं तो असंख्य यहाँ तक कि करोड़ों की संख्या में बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे परागकण निश्चित स्थान में नहीं पहुँचे, कुछ पहुँच सकते हैं। दूसरी जो खास बात है, इसके जो परागकण होते हैं वो पहली बात तो छोटे होते हैं और छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं, जिससे आसानी से हवा में उड़ सकें। तीसरी जो खास बात इसमें है, जो इसका पुंकेसर होता है, पुंकेसर वो अनावृत होता है। अनावृत से तात्पर्य है कि ये क्या कहते हैं, जो फ्लावरिंग पार्ट होते हैं उसमें बंद नहीं होते, बल्कि हम ऐसे चित्र बना के देख सकते हैं, जो परागकण होते हैं वो हवा में निकले रहते हैं और जिससे ये स्फुटित हो तो आसानी से हवा के द्वारा बहा ले जाएं। और जो इसका तीसरा पार्ट है पृच्छवर्तिका, पृच्छवर्तिका मतलब बृहद वर्तिका होती है, लंबी वर्तिका होती है, वर्तिकाएं बड़ी होती हैं इस तरह से। ये और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ये परागकण अगर आसपास से गुजरें तो ये उसको कैच कर ले, पकड़ ले, या ये इसमें उलझ जाए, जिससे ये परागण की क्रिया संपन्न हो जाए। जो अगला मुख्य पॉइंट है कि जो वायु द्वारा परागण होता है उसमें एक अंडाशय में एक बीजांड होता है। ज़्यादातर एक अंडाशय में एक बीजांड होता है, ठीक है ना। और इसके जो पुष्प होते हैं या इसका जो पुष्पक्रम होता है, इसका पुष्पक्रम, ये पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प होते हैं, ये मतलब पुष्प की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये मेन इसके परागण के फैक्टर होते हैं। जैसे कि बताया कि इनकी संख्या असंख्य होती है। असंख्य इसलिए होती है कि ये ज़्यादातर इनका ह्रास हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण कार्न केव या जिसे भुट्टा, मक्के का भुट्टा होता है, भुट्टा देखा है, हम भुट्टा भी बना देते हैं। ये देख रहे हैं, ये भुट्टा है जिसमें बहुत सारे बीजांड जो बाद में बीज में बदल जाते हैं, ये लगे होते हैं। ये भुट्टा, और बीज भुट्टे के ऊपर यहाँ पर ये पत्तियों की कवरिंग होती है, इस तरह से बहुत सारी पत्तियाँ कवरिंग होती हैं, ठीक है ना। ये इसका तना हो गया। यहाँ से कुछ पतली पतली संरचनाएं इस तरह से निकली होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, फूदने।
फुदने या टैसेल्स, टैसेल्स कहते हैं। और ये फुदने क्या है? ये वास्तव में वर्तिका है। क्या है? वर्तिका, वर्तिका है या स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल है ये। और ये जो हरे हरे पर्ण हैं इसे स्पेथ, स्पेथ या पृथुपर्ण, पृथुपर्ण कहते हैं। तो ये वास्तव में ये जो वर्तिका है ये पतले पतले लंबे लंबे इसीलिए होते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी परागकण पहुँचे तो ये परागकण को पकड़ सकें और ये परागण की क्रिया संपन्न हो सके। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण या अंग्रेजी में से कहता है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। अब जो जल द्वारा परागण है परिभाषा बिल्कुल वैसे, जब परागण क्रिया में जल का सहयोग मिले, मतलब जल के द्वारा पराग कोश से परागकण मादा के वर्तिका पर पहुंच जाए उसे हम जल द्वारा परागण कहते हैं। ये जो परागण है रेयर है, बहुत कम होता है, इसमें केवल 30 वंशज ही भाग लेते हैं। इसकी तुलना में वायु परागण कहीं ज़्यादा बृहद है, ठीक है ना। तो 30 वंशज भाग लेते हैं। इसमें दो तरह के पौधे होते हैं, कुछ पौधे तो सतह पर तैरते रहते हैं और कुछ अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो जो अंदर पौधे होते हैं जैसे समुद्री घास, समुद्री घास या सी ग्रास, सी ग्रास, ये जो सी ग्रास होते हैं समुद्र के अंदर, पानी के अंदर अंदर पाए जाते हैं। ये अपने मैंने पानी बना दिया और यहाँ बहुत सारी घासें हैं इस तरह से। इसमें इसका जो परागकण होता है वो फीते के आकार का होता है ये, और इसमें परागण की जो संभावनाएं होती है अनिश्चित होती हैं क्योंकि ये बहता रहता है। ये परागकण है, परागकण, और किस आकार के? फीते की तरह, फीते के आकार के, फीते के आकार के होते हैं। और चूंकि इस पे वैक्स चढ़ी होती है तो ये जल्दी सड़ते गलते नहीं है, ये पानी की धारा के साथ बहते रहते हैं और जैसे ये इनके पास पहुंचते हैं यहाँ इससे उलझ जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। एक और उदाहरण है जल परागण की, जिसे वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया, VALLIS नेरिया। ये जो वैलिसनेरिया है ये भी तालाब में सतह पर पाया जाता है। फिर हम इसको तालाब बना दें, चित्र बना दें आपके साथ ये, और इसमें वैलिसनेरिया मैंने बना दी, ये पतले पतले। वास्तव में ये एक लिंगी है पौधा जिसमें मेल फ्लावर अलग पे और फीमेल फ्लावर अलग पौधे पे होते हैं। तो ये जो फीमेल फ्लावर है यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ फीमेल फ्लावर, और ये मैंने इसमें मेल फ्लावर बना दी। तो जैसे ही मेल फ्लावर परिपक्व होता है ये यहाँ से टूट करके जल में ऊपर इस पर्ण की सहायता से तैरने लगता है। और इसी तरह जो फीमेल फ्लावर है जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये फीमेल फ्लावर की जो पुष्प वृंत है वो क्वाइल्ड होती है, क्वाइल्ड मतलब कुंडलित होती है, और ये कुंडल खुल जाता है, और जब खुल जाता है तो ये खुल करके ये भी सतह पे पहुंच जाती है, और इस तरह से सतह पर पहुंच करके यहाँ पर ये वर्तिकाग्र होता है, और इसके आसपास ये बहुत सारे नर
युग्मक या कहेंगे नर युग्मकोद्भिद पॉलन सैक इसके पास आ जाता है और ये ब्रस्ट कर जाता है, ब्रस्ट हो करके इसको परागित करता है। जो एक और टाइप है, जैसे कुछ जली पौधे होते हैं जो जल में तो होते हैं, जैसे वाटर हायसिंथ या जिसे जलकुंभी कहते हैं, या वाटर लिली, होते तो जल में है लेकिन जल द्वारा परागण इनमें नहीं होता है। तो ये भी देख लीजिए, वाटर हायसिंथ या वाटर लिली, ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि इसको भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये दोनों जली पौधे हैं, पर इसमें जो परागण है या तो वायु द्वारा होता है या फिर कीट द्वारा, वायु अथवा कीट द्वारा परागण होता है। जैविक कारक, परागण के जैविक कारक, जैविक कारक भी जैसे कि जानते हैं कि हमने बताया कि इसमें सारे जंतु आते हैं, जंतु के द्वारा, और इस जंतुओं में कीट के द्वारा, जिसे इंटमोफिली कहते हैं। कीट में बहुत सारे कीट, आपकी हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा, या फिर शलभ जिसको मॉथ कहते हैं, इसको बी मॉथ, या तितली के द्वारा, तितली, बटरफ्लाई, और एक और इंसेक्ट है बर्र या वैस्प के द्वारा। तो ये 4 तरह के कीट हैं जो पौधों को परागित करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मधुमक्खी के द्वारा परागण किया है, लगभग 60%। टोटल परागण मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। तो ये कीट के द्वारा परागण, और कीट के बाद पक्षी में एक पक्षी है गुंजन, जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। हमिंग बर्ड के द्वारा जो परागण होता है, एक पौधा है बिग्नोनिया, उसको चूसते हैं। और पक्षी हो गया चमगादड़, गिलहरी, हाथी के द्वारा, घोघा के द्वारा, तमाम जंतु हैं जो परागण की क्रिया में सहयोग करते हैं। लेकिन इनका जो सहयोग है, उससे उनको कुछ जो पौधे होते हैं वो उनको कुछ पुरस्कार के रूप में देते हैं, या इनको कुछ पुरस्कार चाहिए होता है। जैसे मधुमक्खी है, वो पुष्प के पास जाती है तो वहाँ से मकरंद या नेक्टर इकट्ठा करती है, जो दल में जो रस होते हैं उसको चूस के लाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से चाहे शलभ हो, तितली हो, बर्र हो, ज़्यादातर उनको कुछ न कुछ पारितोषिक की आवश्यकता होती है, जो फ्लावर से प्राप्त होती है। दूसरी जो खास बात इसमें है, जो जंतुओं से परागित जो पुष्प होते हैं उसमें कुछ क्वालिटी होती है। वास्तव में जंतुओं को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के लिए इन पुष्पों का जो आकार होता है, पहली बात तो ये आकार बड़ा होता है तुलना में वायु परागित और जल परागित की तुलना में इन प्रकार के पुष्पों का आकार बड़ा होता है। दूसरी खास बात, इसमें जो पुष्प होते हैं रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, जबकि वायु परागण और जल परागण के जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें सुगंध होता है, सुगंध, या हम इसको गंध भी कह सकते हैं, क्योंकि गंध में 2 तरह की क्वालिटी होती है, एक सुगंधित और एक बदबूदार।
ठीक है ना, या गैर सुगंधित। तो गैर सुगंधित में भी कुछ मक्खियां हैं, या मैंने लिखा नहीं, मक्खियां, ठीक है ना। तो ये जो मक्खियां होती हैं ये भी कुछ पौधों का इस गंध के कारण जो है उनका परागण करने में सहयोग करती हैं। तो ये सुगंध, आकार, रंग और सुगंध। और जो चौथी चीज है वो मकरंद। तो उन पुष्प में जिसमें दल पाए जाते हैं, रंगीन दल पाए जाते हैं, उसमें मकरंद होता है। तो ये पुष्प की क्वालिटी होती है, ये आकार में बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, इसमें से सुगंध आती है और मकरंद होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण जंतुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे वे परागण में सहयोग करते हैं। इसी को हम जंतु परागण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले जो पॉइंट पे बढ़ते हैं, बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ अंग्रेजी में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। वास्तव में बहु जो प्रजनन युक्तियाँ, जैसे कि हम आप जानते हैं कि ज़्यादातर फ्लावर द्विलिंगी फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण होता है, जिससे स्वपरागण के कारण पौधों में धीरे धीरे विकास कम हो या अवनमन की ओर, कम विकास की ओर विकसित होते हैं, या उसका पौधा, फल, बीज कम विकसित होता है। इससे बचने के लिए पौधों में कुछ विशेष प्रकार की युक्तियाँ हैं। उन युक्तियों पर चर्चा करते हैं जो स्वपरागण को रोकते हैं या स्वपरागण को हतोत्साहित करते हैं और पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे जो युक्तियाँ हैं, जैसे नंबर 1 समकालिक। परिपक्वन नहीं, इसका मतलब समकालिक जो परिपक्व नहीं होने का मतलब क्या है कि जो मेल पार्ट है या जो फीमेल पार्ट है, इसका जो परिपक्वन है वो समान न हो करके विभिन्न कालिक होता है। विभिन्न कालिक मतलब अलग अलग समय पे अगर परिपक्व होते हैं, या इसकी जो ग्राह्यता है, ग्राह्यता मतलब है वर्तिकाग्र अलग समय पर इसको परागकण को ग्रहण करता है और ये अलग दूसरे समय पे ये इसको स्फुटित करता है। तो परागकण निकालना या प्रक्षेपित करना और इसको ग्राह्यता, ये वर्तिकाग्र इसको ग्रहण करने की जो टाइमिंग है, समय है, वो अगर समकालिक नहीं है, क्या नहीं है, समकालिक, परिपक्वन या समकालिक नहीं है, तो ये दोनों स्वपरागण को रोकते हैं। समकालिक परिपक्वन नहीं होता है, इसको आप लोग समझ गए हैं। तो इसमें 2 बिंदु, पूर्व परिपक्वता या प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री वह प्रक्रिया है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या परागकोश, द्विलिंगी पुष्प में जो परागकश वो कोश होता है वो पहले परिपक्व होता है और पहले परिपक्व होकर के जो परागकण है वो बिखेर देता है, और जो बिखेर देता है तो वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके उनको परागित करता है, जबकि उसकी स्वयं के जो पुष्प का वर्तिकाग्र चूंकि अभी परिपक्व नहीं है तो वो उसके परागकण का यूज नहीं कर पाता। इस प्रकार से यहाँ पर स्वपरागण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित की जाती है। दूसरी, ऐसे पुष्प जो होते हैं जो जिसमें प्रोटेंड्री विकसित होता है, ऐसे पुष्प को प्रोटेंड्रस या पूर्व परिपक्व पुष्प कहते हैं। और जो दूसरा इसमें है पूर्व स्त्री पक्वता या
प्रोटोजीनी, प्रोटोजीनी कहते हैं। अब ये भी है, प्रोटोजीनी वह प्रक्रिया है जो द्विलिंगी फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है जिसे पिस्टिल कहते हैं वो पहले परिपक्व होता है और मेल पार्ट या परागकोश बाद में परिपक्व होता है। तो जब पहले परिपक्व हो जाएगा तो उसमें वो बाहर के जो परागकण आते हैं, ये पहले परिपक्व हो गया और ये अभी परिपक्व नहीं है, तो इसमें जो बाहर के परागकण आए और इसके ऊपर परागण की क्रिया को कंप्लीट कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। बाद में अगर ये परिपक्व भी होता है तो ये इसके काम नहीं आता है। इस तरह से ये स्वपरागण को हतोत्साहित करते हैं और परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें जो दूसरा मुख्य पॉइंट है, दूसरा नर जननांग और मादा जननांग अंग दूर दूर स्थित होते हैं। नर जननांग और मादा जननांग दूर दूर स्थित का मतलब है जैसे ये इसका मादा जननांग हो गया और इसमें ये नर जननांग हो गया, मतलब यहाँ ये यहाँ ऐसी अगर कंडीशन है तो भी स्वपरागण की संभावनाएं कम और परपरागण की संभावनाएं अधिक होती हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो स्व असामंजस्य, नॉन कंपैटिबिलिटी बोलते हैं इसको। स्व असामंजस्य जो प्रक्रिया है ये वास्तव में एक आनुवंशिक प्रक्रिया है। क्या है? आनुवंशिक। इसके पौधों में आनुवंशिक रूप से ये होता है कि वो स्वपरागण नहीं चाहते। जैसे आलू के पौधे में वो जो परागकण उसके वर्तिकाग्र पर उसी पौधे का परागकण अगर आ गया तो ये स्वाभाविक रूप से आनुवंशिक रूप से इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको पराग नलिका आदि इसमें विकसित नहीं होने देता है। तो ये इसमें आनुवंशिक रूप से ये समझना है, इसे हम कहते हैं स्व असामंजस्य। दूसरा, ऐसे भी पुष्प पौधे होते हैं जिसमें अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ गया तो विष की तरह काम करता है, स्व पॉइजनिंग, वो पुष्प ही सूख जाता है। तो ये इसे हम कहते हैं स्व असामंजस्य, वो खुद ही वो पौधा स्वपरागण क्रिया को रोकता है। जो चौथी खास बात है एक लिंगता। ऐसे फ्लावर्स जिसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प होते हैं। अब यहाँ से इसका परागकण यहाँ पहुँचेगा तो इसमें ये इसकी जो बनावट ही है एक लिंगता या डायोसियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी, ठीक है ना। तो इसे एक लिंगता कहते हैं। इसका उदाहरण है पपाया या पपीता। तो ये बहुत सारी बहुप्रजनन युक्तियां हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित और परपरागण को प्रोत्साहित करती हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण या इसी को पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। और पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को समझने के लिए एक चित्र हम बना देते हैं। वास्तव में ये मैंने बना दी
वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। अब वास्तव में होता क्या है कि जो परागकण होता है वो परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये या तो 2 कोश की अवस्था में होता है या फिर 3 कोश की अवस्था में होता है। 2 कोश की अवस्था क्या होती है वास्तव में, इसका ये इसमें 2 सेल्स हैं, एक को हम ट्यूब न्यूक्लियाई ट्यूब सेल और दूसरे को जनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहते हैं। ये दूसरे सेल अवस्था में ये यहाँ पर लैंड करता है। अब ये वर्तिकाग्र पर जो परागकण आया है, परागकण के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो जाने कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ लैंड करना, कहाँ हमें जो किस वर्तिकाग्र पर जाना है। तो इस वर्तिकाग्र पर कोई इनका अपना या कोई दूसरा वो परागकण भी इस पर आ सकता है। तो जो ये परागकण पहुँचते हैं तो इनको पहचानने का काम ये वर्तिकाग्र करता है कि इसको किसको हमें इसके ऊपर रोकना है और किसको रोकना नहीं है। तो ये जो रोकने या पहचानने की क्रिया है वो एक इन दोनों के बीच, परागकण और वर्तिकाग्र के बीच एक तरह के संवाद होता है। और कैसा संवाद होता है? रासायनिक संगठनों की प्रतिक्रिया, रासायनिक संगठनों की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो संवाद होता है दोनों के बीच, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अगर इसको वर्तिकाग्र को लगता है कि हाँ ये सेम हमारे स्पीसीज का है, तभी ये इससे आगे की प्रक्रिया या पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस को अनुमति प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को ही हम पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, जिसके अंतर्गत जब ये कन्फर्म हो जाता है या वर्तिकाग्र इस प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक संवाद के द्वारा जब ये जान लेते हैं कि नहीं हमारे ग्रुप का ही परागकण है, तब इसे पराग नलिका बनाने की अनुमति देती है। जैसा कि हमने पहले बता भी चुके हैं कि जो बाहरी परत है एक साइन है, इसमें जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं होती वहाँ जनन द्वार होते हैं। उस जनन द्वार से मान लीजिए ये परागकण है, यहाँ से ये नलिका निकलती है और ये नलिका इस वर्तिका से होते हुए आगे बढ़ती है। और जब ये आगे बढ़ती है, चूंकि ये 2 सेल अवस्था में है, क्या है? 2 सेल अवस्था में है, तभी ये इसका डिवीजन हो जाता है और इसके जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका में ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका में 2 नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई, ये ट्यूब न्यूक्लियाई ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? ट्यूब बनाता है। जब ट्यूब बनाता है, इस ट्यूब से होता हुआ दोनों नर युग्मक आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या है? ये बीजांड है। इस बीजांड के अंदर आपने मेगास्पोरोसिस पढ़ा, जिसमें मादा युग्मक यहाँ है। इस मादा युग्मक से के पास नर युग्मक पहुँचाने का काम इस पराग नलिका का होता है। और ये पराग नलिका इस तरह से आती है, आगे बढ़ती है और आगे बढ़ कर के अगर हम इसको थोड़ा सा बीजांड को बड़ा बना लें तो शायद ये समझ में आ सकता है कि ये हमने बना दी अध्यावरण और ये बना दी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश पे जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 कोशिकाएं हैं। तीनों कोशिकाओं में ये जो कोशिका है इसको एग सेल कहेंगे और ये दोनों क्या हैं? सिनर्गिड्स या सहायक कोशिका। इसके बीच में द्विकेंद्रीय संरचना, द्विकेंद्रीय ध्रुवी कोशिका है। और यहाँ पर भी 3, जिसे हम एंटीपोडल कहते हैं।
एंटीपोडल कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये कोशिका है जिसे हम सहायक कोशिका कह रहे हैं, वास्तव में इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है, तंतुवत संरचना होती है, तंतुवत या फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुवत उपकरण होते हैं इसके। ये जो तंतुवत उपकरण होते हैं ये वास्तव में इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या पराग नलिका को निर्देशित करते हैं। जैसे ये एक समझ लीजिए, जैसे आप किसी वैवाहिक स्थल पे जाइए तो वहाँ पे आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इसका मार्ग किधर से है, ठीक है ना। तो मार्ग आप जान जाते हो तो उसी मार्ग में आप प्रवेश कर जाते हो। ऐसे ही इसका फंक्शन है, किसका? सहायक कोशिका का। सहायक कोशिका इसको एक तरह से निर्देशित करती है कि आप इधर से एंट्री करो, इधर से जाओ। तो ये पराग नलिका यहाँ से होते हुए, माइक्रोपाइल से होते हुए, इस अगर यहाँ बना दें इस कोशिका के अंदर से ही ये अंदर पहुंच जाती है। इसी कहते हैं पराग नलिका। पराग नलिका और किस कोशिका से? सहायक कोशिका को तोड़ती हुई अंदर घुस जाती है और दोनों नर युग्मक, जो ये दोनों नर युग्मक यहाँ हैं, ये दोनों नर युग्मक जो धीरे धीरे यहाँ आ गए, ठीक है ना, ये यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। ये नर युग्मक, नर युग्मक, तो ये नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड। तो बात हमें लग रहा है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पराग कण का वर्तिकाग्र द्वारा पहचाना जाना, पहचान करके अगर वो उसी ग्रुप का है तो उसे पराग नलिका बनाने की अनुमति देना और पराग नलिका बन करके पराग कण के जो दो युग्मक हैं, दो नर युग्मक हैं, उनको बीजांड के जो भ्रूण कोश है उनके अंदर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को इस पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों नर युग्मक पहुंच चुके हैं। आइए फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। एक पॉइंट और इसमें जो छूटा हुआ है, कृत्रिम संकरीकरण। संकरीकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरीकरण, वास्तव में जो बीज हैं या फल हैं उनकी या जो क्रॉप हैं उनकी उपज को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रजातियों को और अच्छा बनाने के लिए, विकसित करने के लिए इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम संकरण विधि के द्वारा। तो जो भी पादप प्रजनक हैं वो दो तरह की प्रक्रिया, एक बैगिंग तकनीकी और दूसरा विपुंसन तकनीकी, जिसे इमैस्कुलेशन और इसे बैगिंग। ये दोनों प्रक्रिया के द्वारा क्रॉप की प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं या उसे और विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत अपने मन चाहा परागकण को मन चाहे वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचा करके एक विकसित फसल उत्पादन में सहयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे इसको करते हैं। वास्तव में इसमें दो फोर्सेप्स या दो चिमटी की सहायता से किसी भी फ्लावर के या द्विलिंगी जो फ्लावर है, ये मैंने बना दिए इसके, ये चिमटी की सहायता से इस पुंकेसर को हटा देते हैं और हटा करके जब ये अपरिपक्व होते हैं, किसमें?
जब ये अपरिपक्व होते हैं उसी अवस्था में इसको चिमटी की सहायता से दोनों को हटा करके इसे बटर पेपर से ढक देते हैं। ये इसका ये है, इसे बटर पेपर से या बैग से ढक देते हैं। इसी को हम बोरा वस्त्रावरण बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग कहते हैं। तो नर जननांग या पुंकेसर को चिमटी से हटाने की प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं और उसको फिर से बैगिंग कर देने को बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। और जब अपने मन चाहा परागकण को किसी दूसरे पौधे से ला करके जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसको हटा करके इसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। और जब मन चाहा जो उत्कृष्ट प्रजाति का है मनचाहा परागकण को इसके ऊपर छिड़क देते हैं और छिड़क करके पुनः बोरा वस्त्रावरण या पुनः बैगिंग कर देते हैं। तो बैगिंग कर देते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसको हम अलग से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसे हम कृत्रिम संकरी संकरण कहते हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन समझने के लिए थोड़ा सा एक चित्र बना लीजिए हमारे साथ। ये बीजांड का चित्र है। ये बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका फेनिकल, और यहाँ से हमने ये पूरा बीजांड काय बना दी। बीजांड काय, और इस बीजांड काय के अंदर ये अंडाकार संरचना है जिसे भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये क्या है? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश में जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाएं हैं। तीनों कोशिकाओं को एक उपकरण कहते हैं। यहाँ पे द्विकेंद्रीय संरचना, द्विकेंद्रीय ध्रुवी कोशा, ये द्विकेंद्रीय ध्रुवी कोशा है। और यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं जिसे प्रतिव्यसांत, ये जो संरचना है ये पढ़ा चुका हूँ। और अभी जब पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में बता रहे थे कैसे नर युग्मक इस पराग कोश के अंदर पहुंच गए, तो उसको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। वास्तव में जो ये तंतुवत, इस तरह से तंतुवत सहायक कोशिका है। क्या है? सहायक। 2 सहायक कोशिका हैं और तीसरी वाली ये क्या है? एग सेल, ठीक है ना। इन सब में क्रोमोसोम की संख्या n है। तो ये जो तंतुवत संरचना है वो पराग नलिका जो यहाँ से आ रही है जिसमें नर युग्मक है, क्या है? नर युग्मक है। इसी से ये अंदर प्रवेश करती है क्योंकि ये इसको निर्देशित करती है, इसको बताती है कि आपको यहाँ से प्रवेश करना, अंदर जाना है। तो ये दोनों इसको तोड़ करके यहाँ पे 2 नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं। ये क्या है? नर युग्मक। ये नर युग्मक हैं ये। तो ये इसके द्वारा नर युग्मक यहाँ से चल करके दोनों यहाँ पहुँच गए। ये जो दोनों नर युग्मक हैं, एक नर युग्मक इस एग सेल से जुड़ जाता है जिसे संयुग्मन कहते हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। सिनगेमी कहते हैं। और यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 2n, जिससे ये से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट है 2n, इसे युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। तो संयुग्मन क्रिया के द्वारा ये क्या बन गया? जाइगोट बन गई, ठीक है ना।
ये जो दूसरा नर युग्मक है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, n है, ये इससे पोलर न्यूक्लिया, भ्रूण कोश के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है इससे क्रिया करके ये बनाता है त्रिसल्यन। त्रिसल्यन मतलब ये यहाँ क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई, 3n, और इस संरचना को बोलेंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बन गया प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी है, 3n है। तो ये संयुग्मन और त्रिसंलयन दोनों को मिलाकर इसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन अच्छे से हमें लग रहा समझ में आ गया होगा कि जब इसमें दो नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक एक सेल से जो अंड कोश का है उसके केंद्रक से मिलता है और उसको केंद्रक से मिलकर के जाइगोट बनाता है, जिसे हम ट्रू या सत्य फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बाद में भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक है वो किससे मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई जो द्विकेंद्रीय संरचना है उससे मिलता है। वहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 3n हो जाती है, और जो वो केंद्रक होता है उसे हम प्राथमिक या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN कहते हैं। क्या कहते हैं, PEN। और ये जो PEN है ये बाद में डेवलप होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाती है। तो आइए, ये रहा दोहरा निषेचन। इसके आगे की प्रक्रिया आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत हो गई है।